भारत की सरकार ईरान में फंसे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कौन से देश से मदद मांग रही है? पाकिस्तान ने अपने आप को इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में कैसे घुसा दिया है? डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की कौन सी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था, वरना इजराइल मुसीबत की जड़ को उखाड़ने वाला था। और भी कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ईरान और इजराइल के बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट 4th डे में एंटर हो गया है। अमेरिका ने ईरान को ऑफर दिया कि समझौता करके सीजफायर साइन कर ले, लेकिन ईरान ने अमेरिका का ऑफर रिजेक्ट कर दिया है। कतर और ओमान, ये दो देश इस समय मीडिएटर्स का रोल प्ले कर रहे हैं और ईरान और अमेरिका के बीच के मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे हैं। ईरान का कहना है कि जब तक वो अपने रिस्पॉन्स से संतुष्ट नहीं हो जाते हैं तब तक उनके हमले जारी रहेंगे। ईरान का कहना है कि स्टार्टिंग इजराइल ने की है और एंडिंग वो करने वाले हैं, यानी कि शुरुआत इजराइल ने की है लेकिन खत्म वो करेंगे। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के एक सीनियर ऑफिशियल ने बताया कि इस बार इजराइल ने जो ईरान के ऊपर हमला किया था उसमें ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट, टॉप मिलिट्री और इंटेलिजेंस कमांडर्स और न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया था। लेकिन इजराइल इस बार ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई को भी इन स्ट्राइक्स में 72 उड़ों के पास पहुंचाना चाहता था। इजराइल ने खामेनेई की पिन पॉइंट लोकेशन ट्रैक करके उसको भी टारगेट के ऊपर रखा था। लेकिन स्ट्राइक शुरू होने से कुछ ही घंटे पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल का ये प्लान अप्रूव नहीं किया। अमेरिका का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के इनकार करने के बाद ही इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई को नहीं उड़ाया, वरना वो भी 72 उड़ों के बीच में बैठा होता। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिशियल का। ईरान के लिए कहा जाता है कि ईरान में सरकार या फिर प्रेसिडेंट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि सारी पावर्स ईरान के सुप्रीम लीडर के पास होती है। रिलीजियस और पॉलिटिकल दोनों ही लेवल के ऊपर ईरान का सुप्रीम लीडर वहां पर हाईएस्ट अथॉरिटी होता है और ईरान की सरकार या फिर ईरान के प्रेसिडेंट के किसी भी फैसले को ओवरटर्न करके बदल सकता है। ईरान के अंदर जुडिशरी, मिलिट्री कमांडर्स, मीडिया और कई सारी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अपॉइंटमेंट का फैसला सरकार नहीं बल्कि सुप्रीम लीडर ही करता है। इसलिए जुडिशरी से लेकर मीडिया, फॉरेन पॉलिसी, आर्म्ड फोर्सेस और रिलीजियस मैटर्स, इन सब का कंट्रोल ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर के पास ही होता है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स भी सुप्रीम लीडर के अंडर ही आती है। न्यूक्लियर पॉलिसी, इसके अलावा ईरान की फॉरेन पॉलिसी के सारे फैसले, मिलिट्री और डिप्लोमेसी से संबंधित ये सारे फैसले भी ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर ही कंट्रोल करता है। इसके अलावा सरकार के किसी भी फैसले को बदलने के लिए सुप्रीम लीडर के पास सारी अथॉरिटी होती है, जबकि ईरान का प्रेसिडेंट केवल डोमेस्टिक पॉलिसीज के फैसले कर सकता है, अपने मिनिस्टर्स अपॉइंट कर सकता है या फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ईरान को रिप्रेजेंट कर सकता है, वो भी अगर सुप्रीम लीडर उसमें कोई बाधा ना डाले तो। इसलिए कहा जाता है कि इस समय ईरान के अंदर प्रेसिडेंट हो या फिर ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुप्रीम लीडर क्या बोलता है वो मैटर करता है। अब ये जो आयतुल्लाह खामेनेई है, ये 1989 से ही सुप्रीम लीडर की पोस्ट के ऊपर बैठा है और तब से ईरान में कट्टरवाद और इजराइल के खिलाफ नफरत बढ़ा रहा है। इसी के चलते इजराइल इस बार ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को भी 72 उड़ों के पास पहुंचाने का पूरा प्लान तैयार करके बैठा था और ऐसा करके इजराइल ईरान के अंदर कंप्लीट रेजिम चेंज करने के मूड में था, ताकि एक नया और सेंसिबल सुप्रीम लीडर आए या फिर गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स हों। लेकिन अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर को टपकाने के इस प्लान को अप्रूव ही नहीं किया, जिसके चलते इजराइल पीछे हट गया। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ईरान, पाकिस्तान और इजराइल को लेकर, और ये ऐसा खुलासा है जिसके बाद पाकिस्तान की रातों की नींद भी उड़ गई है, क्योंकि ईरान ने अपनी कब्र तो खोद ली लेकिन अब उसमें पाकिस्तान को ले जाने की तैयारी भी कर रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर मोहसेन रेजाई ने पिछले कल एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान ने ईरान की गवर्नमेंट और ईरान के सुप्रीम लीडर से प्रॉमिस किया है कि अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल से हमला किया, यानी कि परमाणु हथियारों से ईरान के ऊपर हमला किया, तो फिर उस केस में पाकिस्तान बीच में आएगा और पाकिस्तान इजराइल के ऊपर अपने न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर मिसाइल्स फायर करेगा। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर मोहसेन रेजाई ने कहा कि पाकिस्तान ने ईरान से वादा किया है कि वो उनका बदला लेंगे एंड अपने न्यूक्लियर वेपन्स ईरान के डिफेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे। यानी जब तक नॉर्मली इजराइल कन्वेंशनल हथियार यूज करके ईरान के ऊपर हमले कर रहा है तब तक पाकिस्तान साइड के ऊपर बैठकर देखता रहेगा, लेकिन अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल किए तो फिर पाकिस्तान, जो कि दुनिया का एक अकेला मुस्लिम देश है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, वो मुस्लिम उम्मा की रक्षा के लिए अपने न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर मिसाइल्स का इस्तेमाल करेगा और इजराइल के ऊपर फायर करेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये लोग अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। मिसाइल डिफेंस सिस्टम हम सबने देख ही लिया है कि पाकिस्तान का किस लेवल का है, और ये बदला लेने की गारंटी दे रहे हैं ईरान को। और अब जब इजराइल को पाकिस्तान का प्लान पता चल गया है कि कल को पाकिस्तान उनके ऊपर न्यूक्लियर हमला करेगा, तो अब क्या इजराइल पाकिस्तान को छोड़ेगा? खामखा दूसरों के फटे में टांग अड़ा रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारतीय स्टूडेंट्स को लेकर। अब तो खैर कई सारे लोगों को सबक मिल गया होगा कि वो दोबारा अपने बच्चों को स्टडीज के लिए एटलीस्ट ईरान जैसे देश में तो ना भेजें,
लेकिन इस बार जो इनसे गलती हो गई है, इसके लिए अब इंडियन स्टूडेंट्स के माता पिता जो भारत में बैठे हैं वो हाथ पैर जोड़ रहे हैं और भारतीय सरकार के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। ईरान के अंदर इस समय 4000 से भी ज्यादा भारतीय फंसे हैं और इनमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स ही हैं जो कि मेडिकल डिग्रीज के लिए ईरान गए थे। ये वीडियो क्लिप जम्मू कश्मीर के उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की सामने आ रही है जो ईरान में फंसे हैं और ये सब माता पिता रोते धोते प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग कर रहे हैं कि उनके बच्चों को सेफली ईरान से इवैक्यूएट करके भारत वापस लाया जाए। और अगर प्रधानमंत्री मोदी ऐसा करते हैं तो वो पूरी उम्र तक बीजेपी को और प्रधानमंत्री मोदी को ही वोट करेंगे। अब ये प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान करें या फिर नहीं करें, ये तो खैर इनकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन अब ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि भारत सरकार ईरान में मौजूद इंडियन स्टूडेंट्स और इंडियन नेशनल्स को सेफली इवैक्यूएट करने की प्लानिंग कर रही है। अब रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये स्टेटमेंट है जो इंडियन गवर्नमेंट ने रिलीज की है। दरअसल ईरान में जितने भी भारतीय स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इंडियन एम्बेसी लगातार कांटेक्ट कर रही है और जो भी स्टूडेंट्स वहां पर सेफ लोकेशन के ऊपर नहीं है या फिर जहां पर हमलों का ज्यादा खतरा है, उन सब इंडियन स्टूडेंट्स को भारत की एम्बेसी रिलोकेट करके सेफ प्लेसेस के ऊपर अकोमोडेट कर रही है। एंड अब कुछ रिपोर्ट्स भी आने लगी हैं कि भारत सरकार इवैक्यूएशन ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। ये इवैक्यूएशन ऑपरेशन ऐसा होगा जिसमें भारत अपने मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या फिर स्पेशल फ्लाइट्स को डायरेक्ट ईरान में नहीं भेजेगा। जैसे हमने यूक्रेन में किया था, बाय रोड अपने स्टूडेंट्स को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में लाकर वहां से लिफ्ट किया था, वैसा ही कुछ ईरान में भी किया जाएगा। और वो कौन सा देश होने वाला है ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अभी जो क्लेम किया जा रहा है कि भारत अपने स्टूडेंट्स और इंडियन नेशनल्स को इवैक्यूएट कर सकता है, ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पिछले कल देर रात को भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर ने आर्मेनिया के विदेश मंत्री आरारात मिर्जोयान के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है। आर्मेनिया के न सिर्फ भारत के साथ अच्छे रिलेशंस हैं बल्कि ईरान के साथ भी आर्मेनिया के काफी अच्छे टाइज हैं। और खास बात यह है कि ईरान और आर्मेनिया आपस में बॉर्डर भी शेयर करते हैं। मैप के ऊपर आप देख सकते हैं कि ईरान के टॉप के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर आर्मेनिया है और अजरबैजान राइट साइड के ऊपर है। अब भारत की आर्मेनिया के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, इसलिए भारत आर्मेनिया के रास्ते अपने लोगों को वापस लाने का प्लान कर रहा है। जबकि कई देश ऐसे हैं जिनके अजरबैजान के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, इसलिए वो अजरबैजान के रास्ते अपने लोगों को वापस लाने पर विचार कर रहे हैं। आर्मेनिया भारत का काफी क्लोज एलाई बन गया है, इसलिए हम आर्मेनिया के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। तभी तो जयशंकर सर ने सबसे पहले आर्मेनिया को ही कॉल की है। इनिशियल रिपोर्ट्स की माने तो भारत की एम्बेसी ईरान में मौजूद सभी इंडियन स्टूडेंट्स और भारतीय लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करेगी। सबको बाय रोड बसेस में ईरान आर्मेनिया बॉर्डर तक ले जाया जाएगा और वहां पर आर्मेनिया के अंदर एंटर होने के बाद सबका हेल्थ चेकअप होगा, सबको अकोमोडेट किया जाएगा और वहां पर इंडियन एयरफोर्स का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या फिर भारत की स्पेशल फ्लाइट्स इन सब का वेट कर रही होंगी, जिनकी मदद से इन सबको वहां से भारत वापस लाया जाएगा। अब क्योंकि टोटल 4000 से भी ज्यादा लोग हैं, इसलिए मल्टीपल फ्लाइट्स ऑपरेट करनी पड़ेंगी और ये प्रोसेस 1 या 2 दिन में कंप्लीट नहीं होगा, इसको समय लगेगा। जिस तरह से यूक्रेन और रशिया से स्पेशल परमिशन मांगकर ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाया गया था एंड इनसे कहा गया था कि भारत के स्टूडेंट्स को पास होने दिया जाए और उनके ऊपर हमला ना हो, सेम इसी तरह से भारत इजराइल और ईरान से कहकर भारतीय स्टूडेंट्स को पास करवाने के लिए कह सकता है। ये सारी चीजें भी प्लान की जा रही हैं और इसमें कई सारे लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और स्टूडेंट्स की सेफ्टी को इंश्योर करना यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्लानिंग में टाइम लग सकता है। लेकिन भारत सरकार ने आज तक अपने देश के स्टूडेंट्स और अपने देश के नागरिकों को दूसरे देशों में तड़पने के लिए कभी नहीं छोड़ा है। साल 2020 में जब कोविड-19 आया था, उस समय भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया था। उसके नेक्स्ट ईयर 2021 में तालिबान टेक ओवर के समय अफगानिस्तान से भारतीय स्टाफ और भारतीय लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। उसके अगले साल 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद ऑपरेशन गंगा चलाया गया और 20-25 हजार इंडियन स्टूडेंट्स को यूक्रेन से वापस लाया गया। उसके बाद साल 2023 में भी ऑपरेशन कावेरी के तहत अफ्रीकन देश सूडान से भारतीयों को इवैक्यूएट किया गया और सेम ईयर ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भी लोगों को वापस लाया गया था। पिछले साल 2024 में ऑपरेशन इंद्रावती के तहत हैती से भारतीय लोगों को रेस्क्यू किया गया था और अब 2025 में भारत सरकार ईरान से भारतीय स्टूडेंट्स और भारतीय लोगों को इवैक्यूएट करने जा रही है। अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन का नाम क्या होता है, ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को अगले 2-3 दिन में ही भारतीय स्टूडेंट्स को रेस्क्यू कर लेना चाहिए या फिर अभी 5-6 दिन का वेट एंड वॉच करके सिचुएशन को देख लेना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के।
अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।